हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कशन करेंगे बहु इंद्रिय अनुदेशन की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो पार्ट 1 बनाया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बहु इंद्रिय अनुदेशन क्या है, जब बहुत सारी इंद्रियां एक साथ मिलती हैं। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। ठीक है, एडगर डेल ने शिक्षा में जो है इस संप्रत्यय को लेके आए और कहा जब बहुत सारी इंद्रियां एक साथ मिलेंगी, मतलब बच्चा बहुत सारी इंद्रियों को एक साथ इस्तेमाल करके सीखेगा तो वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर सीखेगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, यानी बहु इंद्रिय अनुदेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें मैंने देखा था, हम लोगों ने मिलकर देखा था कि किस तरीके से वो शिक्षण को प्रभावशाली बना रहा है, सजीव बना रहा है। कुल मिला के वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था उसका वर्गीकरण में मैंने बताया था एक इंद्रिय अनुदेशन, द्वि इंद्रिय अनुदेशन और बहु इंद्रिय अनुदेशन, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही था, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। और कुल मिला के जो हमारा बहु इंद्रिय अनुदेशन है वो हमेशा से यही कहता है कि वो परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है कि बच्चे को कितना अच्छा सिखाया जा सके, केवल ज्ञान को भरना नहीं बल्कि बच्चा बेहतर सीख सके और जो ज्ञान उसे मिल रहा है वो रियल ज्ञान है। जब सारी सेंसेस का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, वो जो सीख रहा होगा वो अच्छा और बेहतर होगा और रियल होगा। जो ज्ञान वो प्राप्त करेगा उस ज्ञान को वो अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकता है। तो पहले वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो पहला वाला पार्ट है वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है। अभी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस है, यानी जो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन है, वो किस तरीके से वर्क करता है कक्ष में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो लाभ है, यानी एडवांटेज क्या है। देन उसके बाद हम कुछ देख भी लेंगे कि कौन सी सहायक सामग्रियां हैं जो हम इंस्ट्रक्शन के समय, यानी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन के समय हम प्रयोग में लाते हैं। तो फटाफट से आइए, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए जिससे कि मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे फटाफट से हम लोग देखते हैं कि बहु इंद्रिय अनुदेशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है, कक्ष में कैसे वर्क करता है हमारा मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ना स्टेप कितने हैं? 6 स्टेप हैं, यानी अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो स्टेज आती है, देखो जो हमारा बहु इंद्रिय अनुदेशन है उसमें क्या होता है, उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है 6 स्टेप्स में। ठीक है, जिससे कि पढ़ने में तो आसानी हो, साथ में कक्ष में किसी भी जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जब हम फॉलो करेंगे तो हम बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे एज अ टीचर होने के नाते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आता है, यानी हम कह सकते हैं पहली अवस्था आती है, यानी फर्स्ट स्टेज आती है। उसमें सबसे पहले क्या होगा, टीचर क्या करेगा, सबसे पहले शिक्षण करना शुरू करेगा क्लासरूम में। जब वो क्लासरूम में शिक्षण करेगा तो वो ऐसी चीजों का, ऐसे माध्यम का, ऐसे साधनों का इस्तेमाल करेगा जिससे कि बच्चे की जो सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाए। यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि बहु इंद्रिय जनित माध्यमों का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक है, ठीक है, जैसे वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसमें वो उसे कुछ दिखाना है, या फिर अगर आप ऐसी ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो बच्चे को उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा था, केवल व्याख्या करने से बच्चा सिर्फ 2 चीजें फॉलो कर रहा है, एक तो उसे दिखाई दे रहे हैं आप, दूसरा उसे सुनाई दे रहा है, लेकिन 2 ही सेंसेस एक्टिव है, इस वजह से वो इन द फ्यूचर क्या करेगा, उन चीजों को ज्यादा याद नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे, जब आप शिक्षण के कार्य कर रहे हैं तो आप कई सारी चीजों का, कई सारे टेक्निक का, कई सारे मेथड का यूज करेंगे और सरल से सरल तरीके से आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके निजी जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे वो डेली लाइफ में किन चीजों को आपको जानना है कि बच्चे को कितना पता है चीजों के बारे में, और उसी से रिलेट करके आपको क्या करना है, उसे पढ़ाना है। या फिर आप, अभी मैं यहाँ पे बता ही रही थी कि कई सारे साधनों और माध्यमों का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर क्यों करेंगे, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, हमारे करिकुलम की कोई भी विषय वस्तु हो, उसको हम क्या कर सके, रोचक, इंटरेस्टिंग बनाना हमारा काम है। यानी एक टीचर होने के नाते हमें क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए और आपकी जो लैंग्वेज हो वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं 8th क्लास के बच्चे को और बता आप उसे 10th क्लास कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और उसी हिसाब से शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि बच्चे को समझ में तो आए। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसे पता तो हो कि कैसे, अगर आपने 2 चीजों का एग्जाम्पल दिया, फॉर
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर आपने बच्चे को क्या किया, दो चीजों का एग्जाम्पल दिया, तब भी उसे वो चीज समझ नहीं आ रही। आपने एक चीज का एग्जाम्पल दिया उससे रिलेट करता हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो है कीबोर्ड के बारे में आप जानते हो या फिर कीबोर्ड ऐसा दिखता है, तो बच्चा नहीं जानता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि टाइपराइटर की तरह दिखता है, बच्चे को ये भी नहीं पता था कि टाइपराइटर कैसा दिखता है, तो आप कैसे उदाहरण देंगे? तो कुल मिला के आप ऐसे उदाहरण का, ऐसी चीजों का, ऐसे टीएलएम का, ऐसे मेथड, ऐसी टेक्निक्स का, जितनी भी चीजें आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कुल मिला के हमारा जो बहुइंद्रिय अनुदेशन है वो हमेशा इस बात पे काम करता है कि बच्चों को कैसे अधिगम करवाया जा सके, जिससे कि वो जो अधिगम प्राप्त करें वो अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर पाए। तो हमें इस तरीके से जो टीएलएम है या सहायक सामग्रियां है या जो माध्यम है, जो भी साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे भी करके आपको इंटरेस्ट पैदा करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप करता है कि शिक्षण के दौरान शिक्षक क्या करेगा, रोचकता उत्पन्न करेगा और सरलता और सहजता उत्पन्न करेगा। किसके माध्यम से? जो साधन है हमारे, जिसमें कि बच्चे एक्टिव हो, उनकी जो सेंसेस हैं वो बहुत सारी सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हो शिक्षण के समय। उसके बाद जिससे कि क्या होगा, आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा, प्लस बच्चा सीखने में भी रुचि रखेगा। दूसरी जब हमारी स्टेज आती है, यानी सेकेंड स्टेज आती है, तो वो कहती है कि सामग्री से संबंधित सूक्ष्म एवं विशिष्ट ज्ञान। यानी अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं, या आप कोई मॉडल वगैरह या कोई चार्ट दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, आप उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीजें हैं कि आपने क्या प्रेजेंट कर रखा है, किन चीजों को लगाया है, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, आप उन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वहां पे बच्चों की बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग होगा। हर बच्चे की जो सेंसेस हैं वो एक्टिव होंगी, प्लस क्या होगा, वहां पे वो छोटी छोटी चीजों को, जैसे अगर कोई आप वर्किंग मॉडल बना के लेके आए हैं, आप बच्चे को बिल्कुल उसके एक एक पार्ट को समझा रहे हैं। पहले आप क्या कर रहे थे, आप लेके आए थे और बच्चों को क्या कर रहे थे, आप दिखा रहे थे, शिक्षण का कार्य करना प्रारंभ कर रहे थे। लेकिन फिर आपने बच्चों को उनकी एक एक चीज से वाकिफ करवाया कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे चीजें काम करती हैं, या इसका रियल लाइफ में क्या उपयोग है। फिर हम थर्ड स्टेज पे आते हैं। उसमें कहा गया है कि जब पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण का कार्य कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चे को अगर तब भी समझ नहीं आया है, या फिर देखा जाता है कि किस बच्चे को कितना समझ आया है, तो वहां पे टीचर क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप का मतलब है एक एक बच्चे को देखेगा कि किस बच्चे को कितना अच्छा आया है या कितना अच्छा नहीं आया है। तो वो क्या करेगा, बच्चे को निर्देशन देगा और क्या करेगा, परामर्श करेगा। यानी वो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली देखेगा कि किस बच्चे को कितना अच्छा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसको उस विषय में समझाना, या उस टॉपिक से रिलेटेड जहां भी बच्चे को क्यूरी है वहां पे बच्चे को समझाना, या फिर वो किधर जा सकता है, कौन सा पाथ उसके लिए सही है, उन सभी के लिए गाइड करना और बच्चे को मोटिवेट करना। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं, यहाँ भी बच्चे को फैसिलिटेट करने की बात कही जा रही है। जहां पे बच्चे की आवश्यकता होगी वहां पे आप बच्चे को क्या करेंगे, सुविधा देंगे। तीसरी अवस्था में आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, छोटी छोटी चीजों को बता दिया, लेकिन बच्चे को तब भी नहीं आया, तो आपने क्या किया, इंडिविजुअली आपने क्या किया, निर्देशन दिया, या हम कह सकते हैं गाइड किया, परामर्श दिया, सलाह दी अपनी, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ये ऐसे वर्क करता है। और जब बच्चों को आवश्यकता हुई, आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने उस, जैसे किसी बच्चे को बहुत कम समझ में आया, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आया, तो जिस बच्चे की जैसी नीड है आपने उसको उस तरीके से बताया। उसके बाद हम बात करें तो इसी स्टेप में क्या होता है, जो भी समझाया या सिखाया गया है वो क्या होगा, उसमें बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे। जैसे जो भी सिखाया या समझाया गया है इस वाली अवस्था में, यानी थर्ड स्टेज, बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे और साथ में टीचरों से भी डिस्कशन करेंगे। आलोचना समालोचना सभी जो है वो इसी स्टेप में होगा, और साथ में शिक्षकों द्वारा, यानी जो हमारे टीचर्स हैं, या फिर जो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वो अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से डिस्कशन कर सकेंगे, और शिक्षकों द्वारा और जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा क्या होगा, उन्हें अच्छे से गाइड किया जा सकेगा, या फिर जो भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको बुला के ग्रुप डिस्कशन, या फिर जो भी क्यूरीज हैं उनकी सेंसेस को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वो तुरंत का तुरंत, ऐसा नहीं कि बच्चा सुन ले एज इट इज, उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अगले स्टेप में, यानी जो हमारी फोर्थ स्टेज है उसमें आता है कि गहन अध्ययन। यानी इसमें क्या होगा, बच्चे ने अब तक जो सीखा है डिस्कशन द्वारा या फिर जिस भी द्वारा, शिक्षकों से या किसी भी चीज से जितना भी सीख पाया है बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, पहले का जो उसने जो भी सीखा है उसकी जानकारी
टीचर लेगा कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। अब हर बच्चे से वो क्या कर रहा है, जानकारी प्राप्त कर रहा है कि कौन सा बच्चा कितना अनुभव प्राप्त कर चुका है या वो अपने जीवन में उसको कितना अप्लाई कर पा रहा है। अब देखिए हमारी 5th स्टेज आती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम ये पता करेंगे कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इस स्टेज में हम देखेंगे कि बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको, यानी हम कह सकते हैं जो ज्ञान है, जो कुशलताएं हैं, यानी जो नॉलेज और स्किल है, उसको हम व्यवहारिक रूप से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उस बात का क्या करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि कितना अच्छा बच्चे अपनी लाइफ में उन चीजों का यूज कर पा रहे हैं जो स्किल सीखी है, या फिर हमने उन्हें बताया कि पानी का संरक्षण करना है, या फिर हम पानी के बारे में बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। तो बच्चा उस चीज को अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करे, वो जो स्टेप है वो हमारा 5th स्टेज है। यानी केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया, इसको बाहरी ज्ञान से जो हमारा जीवित यानी सजीवता है उससे रिलेट किया गया है। उस कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जाती है जो क्रियात्मक यानी जो भी एक्टिविटीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे प्रैक्टिकल वर्क है, उसको ज्यादातर जोर दिया जाता है इस वाले स्टेप में। उसके बाद हम बात करें तो 6th स्टेज आती है, ये सबसे उच्च स्तर की स्टेज है। क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया, बच्चे को व्यवहारिकता सिखा दी गई कि वो अपने कैसे लाइफ में कैसे चीजों को मतलब डाले या कैसे करके सुलझाए चीजों को, समस्या जो भी उसके सामने आ रही है उसको कैसे फेस करे। तो ये सारी चीजें वो जब सीख गया है, वो सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, तो यहाँ पे बात आती है ज्ञान के मनन की कि वो खुद से कैसे डेवलप करे चीजों को। अब ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर कोई उसे ज्ञान देता रहेगा, अब उसे अपने माइंड से भी तो कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो भी बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो भी उसने अभी तक सीखा हुआ है, वो अपने आप से अब खुद को दिशा निर्देशित कर सके, ज्ञान को विश्लेषित कर सके, हर पक्ष को देख सके कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं। और इसी स्टेप में बच्चे का इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना कैसे सीखा है और वो अपनी लाइफ में उस चीज को कैसे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेप थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, नहीं आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग एक दूसरी वीडियो में जो भी स्टेप समझ नहीं आया है उसको आप कोट कर दीजिए, आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बहुइंद्रिय अनुदेशन के लाभ की, यानी जो एडवांटेज है, या फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम कक्षा में इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें अधिगम प्रक्रिया में लगातार सक्रिय बनाए रखने में सहायक, यानी बच्चा क्या करेगा जब उसकी सारी सेंसर्स एक्टिव होंगी, जब भी बच्चे को रुचि आती है, मतलब जब भी बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है और वो मोटिवेट होता है, लोग कहते हैं ये बच्चा नहीं सीख रहा, ये बच्चा सीख रहा है। कुल मिला के बात ये है कि कुछ बच्चों का अलग अलग सीखने का तरीका है, मैं बताई चुकी हूँ, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ बच्चों को खेल के मजा आता है, कुछ बच्चों को शांति से बैठने में मजा आता है। तो कुल मिला के क्या है, वो बच्चा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको उसको उतना ध्यान नहीं देना, वो तो ऑलरेडी पढ़ लेगा, लेकिन आपको उसको ध्यान देना है जो खेल के सीखता है। तो आप क्या करेंगे, उसको उस तरीके के मेथड अपनाएंगे उसके लिए जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख पाए। और जो हमारा मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन है उसका काम ही यही है कि हर बच्चे की जरूरत को पूरा करना, कि कौन सा बच्चा कैसे सीखना चाहता है। जब आप कई तरीके के ऐसे जो मतलब हमारे टीएलएम है या फिर हमारी साहित्य सामग्रियां हैं, ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो वो अपने आप जिसमें वो प्रयोग करके खुद से सीखेंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो अधिगम में जो भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है उसमें वो सक्रिय रहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा आता है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, यानी हम भरपूर टीएलएम्स का यूज करते हैं। कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम साथ में कुछ लेके आते हैं जिससे कि बच्चे में एक तरीके से जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि टीचर आज क्या पढ़ाएंगे या फिर इससे हमें क्या बताने वाले हैं। तो कुल मिला के इसलिए भी सक्रियता बनी रहती है। जब हम नॉर्मल क्लासेस में जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ दिखाते जरूर हैं जिससे कि बच्चा सक्रिय रहे। आपका जब सूक्ष्म शिक्षण होगा या हम कह सकते हैं आपकी ट्रेनिंग लगेगी सेकेंड ईयर में कभी भी, क्योंकि टीचिंग लगती ही लगती है, आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, तो आप बीएड में हैं, तो आप क्या करेंगे जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वो जो टीचर्स होंगे, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से सच में आप कर रहे हैं तो वहां के जो टीचर्स हैं वो आपसे टीएलएम जरूर बनवाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो पाठ्य योजना हो उसमें टीएलएम वो ना इंक्लूड करवाएं, क्योंकि बच्चे सिर्फ इंटरेस्ट चाहते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है जानने की। और जहां आपने बड़ा सा रवन्ना देना शुरू किया वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए बड़े बच्चे तो तब भी एक बार को सीख ले, लेकिन बड़े बच्चों के साथ भी यही परेशानी होती है कि जब तक इंटरेस्ट ना हो वो कुछ नहीं सीखेंगे। तो कुल मिलाके में क्या करना है, टीएलएम का इस्तेमाल भरपूर करना है जिससे कि बच्चों में सक्रियता बनी रहे और उनकी जो सेंसेस है वो एक्टिव रहे। अब कुल मिलाके हम बात करें तो मन लगाकर अध्ययन करेंगे। अभी मैंने कहा कि जब बच्चे में इंटरेस्ट होगा, मोटिवेट होंगे, तो वो मन लगाकर अध्ययन करेंगे। यही
हमारा उद्देश्य है, और जब मन लगाकर पढ़ेंगे तो उनका जो ज्ञान है वो रियल होगा, स्थायी होगा, और वो उस ज्ञान को ज्यादा दिन तक अपनी स्मृति में रख पाएंगे। और जीवन में प्रत्येक स्थिति पर जब उनके सामने समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तो उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके वो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो व्यवहारिक ज्ञान की, ऐसा नहीं है, हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होता है। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब बच्चे सिर्फ किताबों से रट रहे हैं, व्यवहारिक का मतलब है उनको बाहरी दुनिया दिखाई जा रही है, मौका दिया जा रहा है सोशली होने का, ठीक है। तो सैद्धांतिक ज्ञान जरूरी कभी बच्चे का नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान हमेशा जरूरी है। हमारी जो बुक्स हैं वो सिर्फ एक माध्यम है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने का कि हमारी सोसाइटी कैसी है या हमारा विश्व या वर्ल्ड कैसा है, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके। वो पहले स्टेप करके चलेगा तो वो अच्छा समझ पाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसे ये नहीं लगेगा कि बहुत कुछ है जानने को। वो धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करते करते पहुंच जाएगा कहां तक, दुनिया को समझने के लिए मैच्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स क्या करते हैं, बच्चों में बस जो डेफिनेशन है उसको ठूसने की बात करते हैं या फिर डालने की बात करते हैं। बट जब तक उन्हें माना इंग्लिश में बच्चे ने रट लिया, बट एक्चुअली उनको पता ही नहीं है। मैंने कई प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे देखे छोटे छोटे, उनको बड़ी सी डेफिनेशन तो पता है बट उन्हें ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। बट अगर बच्चे को ये चीज समझ नहीं आ पा रही है कि वो एक्चुअली में क्यों पढ़ रहा है या फिर उसको क्यों बताया जा रहा है, तो पहली बात तो बच्चे में डर रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पा रहा है तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर में क्या करना है, उनको व्यवहारिक ज्ञान देना है जो भी उनकी मदर टंग है। या तो आप बच्चे को स्कूल में भी अच्छा इन्वायरमेंट दे पा रहे हो, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो अगर उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है स्कूल में भी इंग्लिश बोलने वाला, मैं सारे ही स्कूलों की बात नहीं करी, बट जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी दशा यही है, क्योंकि बच्चों को इन्वायरमेंट मिलता नहीं है स्कूल में भी मैडम जितनी भी होती हैं वो हिंदी में बात करती हैं, घर में भी बच्चे से हिंदी में बात की जा रही है, बट उनकी जो स्टडी है वो इंग्लिश में हो रही है। तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और साथ में वो डेफिनेशन रट लेते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, लाइफ में क्या यूज होगा, वो कुछ नहीं समझते। अब हम बात करें तो रचनात्मक शक्ति का विकास होता है बच्चे से खुद में, मतलब जब वो समझने लगेंगे चीजों को। अगर हमें थोड़ी सी चीज पता चलती है तो हम उस चीज को जानने के लिए और जिज्ञासु हो जाते हैं और हम खुद से उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। टीचर हमें भले ना बताए, अगर हमें थोड़ा सा पता होगा तो हम सोचेंगे कि हाँ इसके आगे क्या। तो यानी बच्चा खुद से अपनी शक्तियों को विकसित करेगा, खुद से नया कुछ क्रिएट करने की सोचेगा, यानी रचनात्मक शक्तियों का विकास होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं उसके चिंतन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी इन वाले हमारा जो अनुदेशन है उसके द्वारा। उसके बाद हम कह सकते हैं कक्षा अनुशासित रहती है जब हर बच्चे को समझ आ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टीचर का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब टीचर एक्टिव होता है तो बच्चे अपने आप ही क्यूरियस हो जाते हैं। आपका बेंच पे बैठना या टेबल पे बैठना या फिर हम कह सकते हैं चेयर पे बैठना इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपका खड़े रहना। और छोटी कक्षाओं में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो हमारी प्राइमरी लेवल की है या हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो वहां पे आपको खड़े रहकर ही अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी भी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक्टिव रहना है, खड़े होकर पढ़ाना है, क्योंकि टीचर का काम बैठने का नहीं है। बैठ आप घर पे भी सकते हैं ना, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाना है क्लासरूम में, जिससे कि क्या होगा, बच्चे जब एक्टिव होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। और वो एक्चुअली बात ये ना, जब बच्चे को समझ में तब आता है जब उसकी रियल लाइफ से आप जोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा कभी भी शोर शराबा नहीं मचाएगा, हर बच्चे को समझ आ रहा है, तो हर बच्चा अनुशासित है, डिसिप्लिन में है और आपकी बात मानता भी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो अधिगम स्थायी व प्रभावी होता है, यानी आप बच्चों को जो भी बता रहे हैं टीएलएम का इस्तेमाल करके, उससे क्या होगा, बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, वो उस ज्ञान को बहुत दिन तक याद रखेगा, प्रभावी रहेगा, यानी उसे याद रहेगा कि मेरे टीचर्स ने हमें ये पढ़ाया था, तो हाँ अगर ये स्थिति है तो हम उसमें उस चीज को यूज कर लें। उसके बाद भूले जाने की कमजोरी दूर, यानी बच्चों को हमेशा डर लगा रहता है कि यार मैंने डेफिनेशन रटी है मैं भूल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये नहीं होता, जब हम इस वाले इंस्ट्रक्शन का यानी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि अब मैं भूल जाऊंगा या मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रह गया। तो ये वाली स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंसस के थ्रू सीखा होता है। और ज्यादातर जो हमारे मतलब अच्छे कॉलेजेस होते हैं या अच्छे स्कूल्स होते हैं उसमें हम ज्यादातर इस वाले इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बच्चे में एक्चुअली उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बेहतर ढंग से डेवलप हो पाती है, ना कि डर वाली जिंदगी। वो अपनी जिंदगी को मतलब ट्रैक पे चला पाते हैं। तो भूलने वाली ऐसा नहीं है कि रटने वाला कॉन्सेप्ट है, वो खुद को अभिव्यक्त करना अच्छे से सीख पाते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें तो जब रोचकता होगी, इंटरेस्ट होगा, या फिर जो भी हम शिक्षण के कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रभावी होगा वो जो शिक्षण, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने का आपका जो तरीका है वो प्रभावी होगा, तो बच्चे अपने आप से सीखना चाहेंगे। यानी उनमें स्व अनुभव करने की या स्वाध्याय की भावना, खुद से किसी चीज को क्रिएट करने की, समझने की क्षमता आएगी। वो अलग भी होंगे, अलग घर में बैठे होंगे, तब भी वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना। वो 4 तरीके के सवाल करेंगे लोगों से, यानी खुद से अब उनके अंदर वो चीज डेवलप हो जाएगी कि हम कैसे चीजें बनी हुई हैं या ये चीज वर्क कैसे करती है। वो सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे या हर तरह से जानकारी लेने के लिए क्यूरियस होंगे। यानी अगर कक्षा में अगर जैसे माता पिता नहीं भी हैं पढ़े लिखे, या फिर कुछ भी तो भी अगर बच्चा आपसे कह रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई एक जगह अच्छी जरूर होनी चाहिए, वरना दोनों जगह अगर अच्छी होंगी, जैसे घर और स्कूल जो है बच्चे का, दोनों ही बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। कि आप स्कूल में तो अच्छा माहौल दे रहे हैं, बट जो हमारा घर है उसमें बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर स्कूल में प्रॉपर माहौल मिल रहा है तो घर का माहौल एक बार के लिए मैटर नहीं करता है। तो कोशिश करें कि कक्षा का माहौल बेहतर होना चाहिए, जो बच्चे को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अब बात करें शिक्षक का कार्यभार थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अब जब शिक्षक का कार्यभार हल्का हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा किस चीज पे, कि हम शिक्षा में किन किन नवाचार को जोड़े, किन किन चीजों को ऐड करें, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। आइए हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री यानी हमारा बहुइंद्रिय अनुदेशन है, जो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन है, उसमें कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि बहुइंद्रिय अनुदेशन में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम इसमें किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं, आइए फटाफट से उनको डिस्कशन करते हैं। लॉलटेन एक हमारा ये है सहायक सामग्री, दूसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर, तीसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा है वो चौथा है हमारा स्थिर चित्र। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। चलो स्थिर प्रोजेक्टर, रंगीन व श्वेत श्याम चलचित्र, देखिए कितना टफ लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है सिनेमा। अब देखिए कह रहे हैं प्रदर्शित जो सामग्री है, आप जिसके भी द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, बंद परिपथ कैमरा है, उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण है, रेडियो प्रसारण है, प्रदर्शन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब किसमें प्रयोग होती हैं, बहुइंद्रिय अनुदेशन में प्रयोग होती हैं, या हम कह सकते हैं इनका प्रयोग हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कर सकते हैं या करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। ये हमारा पूरा हो गया बहुइंद्रिय अनुदेशन यानी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। और अगर आप कहेंगे कि ये क्या है, तो यहाँ पे आपको जब आप कॉपी लिखेंगे तो उसमें आपको ये हेडिंग भी देनी है कि बहुइंद्रिय अनुदेशन में हम कौन कौन सी सहायक सामग्री यानी टिलम्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन सबको आप क्या करेंगे। और अगर आप अलग से भी किसी सहायक सामग्री को जानते हैं तो आप उसको भी, यानी मैं यहाँ पे आदि लिख देती हूँ, यानी ईटीसी लिख देती हूँ कि इनके अलावा भी बहुत सारी सहायक सामग्रियां होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।